Mosses in general are more elaborate than liverworts एंड ये इलेबोरेशन हमें देखने को मिलता है दोनों लाइफ साइकिल्स में मॉसेस के, यानी गैमेटोफाइट में भी और स्पोरोफाइट में भी। स्पोरोफाइट में ये इलेबोरेशन देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो स्पोरोफाइट में स्पोर डिस्पर्सल बढ़िया होता है, ये इलेबोरेशन देखने को मिला मॉसेस का एज कंपेयर टू लिवरवर्ट्स। और गैमेटोफाइट में इलेबोरेशन होता है इन टर्म्स ऑफ मोर स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। देर आर टू स्टेजेस मैंशनड हेयर, और पीछे लिवर वोल्ट में एक भी मेंशन नहीं है गैमेटोफाइट की। तो ये दोनों में इलेबोरेशन देखने को मिलता है आपको मोसिस के अंदर, गैमेटोफाइट में भी और स्पोरोफाइट के अंदर भी। तो गैमेटोफाइट की दो स्टेजेस दी गई हैं आपको इन मोसेस। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड प्रोटोनेमा, और ये डायरेक्टली डेवलप होती है फ्रॉम द स्पोर। आपने देखा था कि स्पोर जर्मिनेट होने से गैमेटोफाइट बनता है, तो स्पोर से बना प्रोटोनेमा। एंड ये होता है प्रोस्ट्रेट। हमने देखा था पीछे की दो फॉर्म होती हैं ब्रायोफाइट्स की, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। तो प्रोटोनेमा प्रोस्ट्रेट होता है, यानी ज़मीन पे पड़ा रहता है। इसी को बोला जाता है क्रीपिंग मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोस्टेट इसकी जो शेप होती है, ये क्रीपिंग मेथड से क्रॉल करते हुए वेजिटेटिवली प्रोपगेट होती है। ऑफ कोर्स ग्रीन तो होगी ही ये, बिकॉज फोटोसिंथेटिक होता है गैमेटोफाइट। एंड ये ब्रांच्ड भी होगी, ये आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि सी के साथ बी आता है ए बी सी डी के अंदर, ए बी सी डी। तो ब्रांच्ड आपको ऐसे याद रह जाएगा, क्योंकि क्रीपिंग आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि प्रोटोनेमा प्रोस्टेट होता है यानी पड़ा हुआ होता है, उसका मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्रीपिंग वाला होता है। सो दैट्स वाई क्रीपिंग याद रह जाएगा। सी के साथ फिर बी याद रह जाएगा कि ये ब्रांच्ड होता है, अनब्रांच नहीं होता, ये याद रखिए। यू बहुत दूर होता है पीसीडी में, सी से बी पास होता है, इसलिए ब्रांच्ड होगा ये। और फिलामेंटस स्टेज होती है प्रोटोनेमा, ये तो हम बहुत पहले से जानते हैं लिविंग वर्ल्ड से। फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि फिलामेंटस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। सेकंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड। तो एक मिसिंग लिंक इनमें छोड़ दिया जो आपको पता लगाना है। दिस फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा इट इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक प्राइमरी प्रोटोनेमा जो स्पोर से प्रोड्यूस होती है, फिर उससे प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इस सेकेंडरी प्रोटोनेमा में एज अ लेटरल बड प्रोड्यूस होती है दिस सेकंड स्टेज लीफी स्टेज। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि स्पोर के जर्मिनेशन से प्रोड्यूस हुई प्राइमरी प्रोटोनेमा, और फिर उससे सेकेंडरी प्रोटोनेमा, और वहां पे एज अ लेटरल बड सेकंड स्टेज आपको देखने को मिलती है लीफी स्टेज। इट कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव। तो पीछे हमने देखा था लीवर बोट्स के अंदर सिंपल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स थी, उसमें टू रोज में थे। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, वही इलेबोरेशन है इसका। मॉसेस का स्पाइरली अरेंज्ड लीव आपको देखने को मिलते हैं, वहाँ टू रोज में थे। दूसरी बात, ये अपराइट होती है, जिसकी जो सेकंड स्टेज है लीफी वाली, अपराइट सिलेंडर यानी इरेक्ट होती है। ये दो फॉर्म्स हमने देखी थी, प्रोस्टेट और इरेक्ट। तो अपराइट यानी इरेक्ट स्ट्रेट होती है सेकंड स्टेज, या लीफी स्टेज इसको बोला। और फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा ये प्रोस्टेट होती है। तो ज़रूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। दे आर अटैच्ड टू द सोयल थ्रो मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। तो मोसेस के अंदर मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं, तो हमें पता ही था। ब्रांच्ड होंगे राइजोइड्स, ये इससे याद रखिए, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेज है वो भी ब्रांच्ड होती है, तो राइजोइड्स इसमें ब्रांच पाए जाएंगे। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। सो ऑफ कोर्स ये गैमेटोफाइट है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो गैमेट्स तो सेक्स ऑर्गन्स के द्वारा ही प्रोड्यूस होंगे, तो या सेक्स ऑर्गन होने चाहिए इसी स्टेज के अंदर गैमेटोफाइट में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो पीछे हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोटोनेमा, इसमें फिलामेंटस होती है, तो फ्रैगमेंटेशन ही होगा। सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्योंकि इससे आगे की स्टेज होती है, यानी बड़ी स्टेज है इससे,
तो ऐसे आप याद रखेंगे। इसमें एक और मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन ऐड हो गया, बडिंग। तो क्योंकि बडी है सेकेंडरी प्रोटोनेमा प्राइमरी प्रोटोनेमा से, प्राइमरी में सिर्फ फ्रेगमेंटेशन था, इसमें एक ऐड हो गया बडिंग मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। तो सेक्स से अपेक्स आप याद रखेंगे, अपेक्स पे पाए जाते हैं लीफी शूट्स के। Sporophytes in mosses is more elaborate than in liverworts and elaboration is in the efficient mechanism of spore dispersal। हम देख चुके हैं एग्जाम्पल्स। फ्यूनेरिया का डायग्राम हमने देखा था, इसमें फन, सांप के फन जैसा बनता है, इसका स्ट्रक्चर याद करना भी सीखा था हमने। इसके अलावा स्फैग्नम भी हम देख चुके हैं, इसके यूजेज लिविंग मटेरियल्स के ट्रांसशिपमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी स्ट्रक्चर से वो बहुत क्लियर होता है कि स्ट्रक्चर देख के हमें पता लगता है कि एब्जॉर्ब कर सकता है ये बहुत सारा वाटर। तो इसका फंक्शन इसकी स्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक एक्सप्लेन हो सकता है। इसके बाद ये तीसरा एग्जांपल है पॉलीट्राइकम। ये इसका डायग्राम नहीं गिवन है, एनसीईआरटी के अंदर है। तो हमने पीछे एक एग्जांपल पढ़ा था रेड एल्गी में पॉलीसिफोनिया, तो उससे कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि रेड एल्गी में कौन सा आता है, ब्रायोफाइट्स में कौन सा। तो इसके पीछे एम आ रहा है, पॉलीट्राइकम के पीछे एम आता है। सो इससे ये क्लियर होगा कि ये मॉसेस का पार्ट है। और पॉलीसिफोनिया का तो डायग्राम से हम लर्न कर चुके हैं कि कैसे हमको बताना है, डायग्राम से पहचानना है पॉलीसिफोनिया के। तो ये थे मॉसेस और लीवर ब्रायोफाइट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। इनमें भी दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे ब्रायोफाइट्स में होते थे लीवरवर्ट्स और मॉसेस, यहाँ होते हैं हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स। इस फर्न्स से आपको याद आना चाहिए ये वर्ड फार्मेसी। फार्मेसी में बनाई जाती हैं दवाइयाँ, और यही यूज़ है टेरिडोफाइट्स का। दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनियल पर्पज़, दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। और सॉइल बाइंडर्स के रूप में भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ये कोई यूनिक फीचर नहीं है इनका। पीछे ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉसेस में पढ़ा है कि वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन मैंने मिट्टी का फटना, धरती अगर ज़मीन फट जाती है कहीं एरिया से, उसको प्रिवेंट करते हैं, मैंने सॉइल को बाइंड करते हैं। तो मॉसेस भी सॉइल बाइंडर्स होते हैं, और उनके तुरंत बाद एवोल्यूशन में आते हैं टेरिडोफाइट्स। तो ये भी सॉइल बाइंडर्स होंगे, कोई यूनिक बात नहीं है, क्योंकि मॉसेस के बाद आ रहे हैं फीचर्स उनके बहुत सिमिलर होने चाहिए इनके साथ। और ये हमने याद किया कि सॉइल बाइंडर्स और मेडिसिनल पर्पस में यूज होता है। उसके अलावा ऑर्नामेंटल्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं ये आपको हॉर्स टेल से याद होगा, इसमें ओ आर आ रहा है, तो ऑर्नामेंटल्स के रूप में इनको यूज़ किया जा सकता है। They are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloems। तो ये जो टेरिडोफाइट्स के नाम में दो आ रहा है, ये इसी के लिए है। दे हैव टू वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फिलोम, सबसे पहले इनमें ऑब्जर्व किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Pteridophytes are found in cool, damp and shady places just like bryophytes, though some may flourish well in sandy soil conditions। तो यहाँ पे some दिया गया है, of course most of the features इनके bryophytes के जैसे ही होंगे, shady और moist areas में पाए जाएंगे। ओनली सम जो कि एडवांस हो गए थे ब्रायोफाइट से, मे फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस आल्सो। ये पॉइंट भी याद रखिए कि कुछ एडवांस हो गए थे एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स। सम मे बी फाउंड इन सैंडी सॉइल कंडीशन, जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स होते हैं। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस तो डेफिनेटली डिफरेंट है ये। The reason why some of them might be found in extreme or drastic conditions like sandy soil conditions could be the presence of these vascular tissues. These must have an elaborate mechanism of water फ्लो थ्रो दैम ड्यू टू दीज वास्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फिलम। तो इस यही कारण हो सकता है कि ये सैंडी सॉइल कंडीशंस जैसी ड्रास्टिक एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर पाते हैं। इन टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस
फ्रॉम ब्रायोफाइट, वहाँ पे गैमेटोफाइट थी मेन प्लांट बॉडी, यहाँ पे स्पोरोफाइट है, विच इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। दिस इज अगेन अ बिग डिफरेंस है। मैं आपको बताया ही है पहले भी कि ट्रू रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में आए थे। ये ट्रू वर्ड आप टेरिडो से याद रख सकते हैं कि टेरिडो में थे ट्रू रूट स्टेम्स एंड लीव्स। वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं इनके वास्कुलर टिश्यू, तो ऐसा नहीं है कि वास्कुलर टिश्यूज इनमें सबसे पहले आ गए तो उनका लेवल या फिर उनका एफिशिएंसी कम होगी, ऐसा नहीं है। वेल डिफरेंशिएटेड यानी फंक्शन बहुत बढ़िया था उन वास्कुलर टिश्यूज का। तो जैसे किसी हाइयर प्लांट्स लाइक जिम्नोस्पोर और एंजियोस्पर्म्स में होते हैं वास्कुलर टिश्यू, ठीक वैसे ही यहाँ भी पाए जाते हैं। कोई कमी नहीं थी इन वास्कुलर टिश्यू में, वेल डिफरेंशिएटेड थे। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वी से आता है वास्कुलर टिश्यू एंड इसके तुरंत बाद ABCD में आता है डब्ल्यू, तो वेल डिफरेंशिएटेड थे इनके वास्कुलर टिश्यूज। The leaves in pteridophytes might be small microphyllus जिनको बोला गया है, ये सेलेजिनल में होते हैं स्मॉल लीव्स, और लार्ज मैक्रोफाइलस होते हैं फॉन्स में। एज यू नो दिस फाइलस वर्ड इज एसोसिएटेड विद लीव्स ओनली, तो एस से स्मॉल और एस से सेलाजिनेला, ऐसे आप याद रखेंगे कि माइक्रोफाइलस लीव्स पाए जाते हैं सेलाजिनेला में। वैसे ये याद रखने की ऐसे ज़रूरत नहीं थी, आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे इन दोनों का तो आपको समझ में आ जाएगा कि लार्ज लीव्स होते हैं फॉन्स के अंदर और स्मॉल होते हैं सेलाजिनेला के अंदर। इन दोनों की डायग्राम दी हुई है, ये देखिए सेलाजिनेला, इसमें जो साइज ऑफ लीव्स आपको दिख रहा है इट इज़ वेरी स्मॉल, देखिए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ लीव्स इन फर्न्स। ये फर्न्स के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितना बड़े इसमें लीव्स होते हैं। सो डेफिनेटली सैलाजिनेला से तो बड़े ही होते हैं इसमें लीव्स। Sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls। तो ये सीक्वेंस याद रखना आपको, कौन सबसे बड़ा होता है इनमें और कौन सबसे छोटा। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट्स की। स्पोरेंजिया ये बियर करता है सबटेंडेड बाय लीफ लाइक, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल्स होती है, ये तो आपको पता ही चल रहा है, फिल्स इसके पीछे लगा तो लीफ लाइक होगा स्पोरोफिल्स। तो ये स्पोरोफिल्स एसोसिएटेड होते हैं स्पोरोफाइट से और स्पोरोफिल्स के द्वारा सबटेंडेड किए जाते हैं स्पोरेंजिया। तो ये हुआ इनका सीक्वेंस, स्पोरोफाइट सबसे पहले, फिर स्पोरोफिल्स उसके अंदर पाए जाते हैं और उनके द्वारा सबटेंड किए जाते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरोफाइट स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया, ये सीक्वेंस याद रखिए। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबाइली और कोन्स। सेलाजिनेला और इक्विसेटम में ये कोन्स पाए जाते हैं। इस वर्ड से आप याद कर सकते हैं इसको, सेकंड जो टाइम की मेजरमेंट होती है उसकी स्मॉल फॉर्म एब्रीवेटेड फॉर्म होती है सैक, इससे आप ऐसे याद रखेंगे सेलाजिनेला इक्विसेटम में कोन्स पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। तो ये मदर सेल डिप्लॉयड होती है, इसमें मायोसिस होकर स्पोर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये सीक्वेंस याद रखिए छोटे से लेके बड़े का। स्पोर्स सबसे छोटा होता है स्पोर्स, फिर स्पोर मदर सेल, फिर स्पोरेंजिया, उसके बाद स्पोरोफिल्स और देन स्पोरोफाइट। ये सीक्वेंस याद रखिए। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू गैमेटोफाइट, हम जानते हैं। एंड गैमेटोफाइट इसमें कैसा होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इनकंस्पिशियस होता है, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर पीछे भी होता था, हमने देखा था मॉसेस के अंदर गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर होता है। एंड जो गैमेटोफाइट है इसका रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है प्लांट्स के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी था गैमेटोफाइट, यहाँ पे सेकेंडरी हो गया इनकंस्पिशियस। इसका मीनिंग होता है इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस फेज ऑफ लाइफ इसमें स्पोरोफाइट होता है।
तो इनकंस्पिकुअस होता है इसमें गैमेटोफाइट, आगे जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में जाके और इसकी सेल्स रिड्यूस होती जाती है गैमेटोफाइट की, तो इसका रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है सेम एज आर्केगोनिया। आर्केगोनिया का भी रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है प्लांट्स के अंदर। तो इनकंस्पिकुएंस यानी इनसिग्निफिकेंट होगा, स्मॉल होगा, बट मल्टी सेलुलर, पीछे भी मल्टी सेलुलर था इसलिए इनको देखते हैं अभी थोड़ी देर में। फ्री लिविंग, सो दोनों फ्री लिविंग होते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पे, यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है, फ्री लिविंग है दोनों, स्पोरोफाइट भी और गैमेट, ये डिफरेंस याद रखिए, दोनों फ्री लिविंग होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, तो ये भी एक डिफरेंस है, वहाँ पे स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, यहाँ पे फ्री लिविंग है, तभी तो फोटोसिंथेटिक बोला, एक्चुअली फोटोसिंथेटिक है तभी फ्री लिविंग बोला। थैलोइड ऑफ कोर्स, गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस, तो थैलोइड तो अगेन पीछे से ही आ रहा है, ये बॉडी फॉर्म इसका ऑफ कोर्स एडवांस नहीं है, ऑफ कोर्स डिक्रीज करता जाता है ना गैमेटोफाइट्स की जो बॉडी फॉर्म है वो डिक्रीज, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता जाता है, तो थैलोइड पीछे से आ रहा है, ये पीछे से आ रहा है मतलब एल्गी से आ रहा है। एल्गी के अंदर थैलोइड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, थैलोइड बॉडी टाइप था। ब्रायोफाइट्स के अंदर थोड़ा सा इलेबोरेशन आया, गैमेटोफाइट प्रोस्टेट और इरेक्ट हो गया, मतलब उसकी शेप और ज़्यादा इलेबोरेट हो गई। फिर टेरिडोफाइट्स में दोबारा गैमेटोफाइट्स इनका लेवल ऑफ इलेबोरेशन डिक्रीज कर जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में और डिक्रीज हो जाता है, और एंजियोस्पर्म्स में बिल्कुल कम हो जाता है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सिर्फ ब्रायोफाइट्स में एक पीक आती है एल्गी के बाद, फिर अगेन इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता जाता है। तो फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट्स में इसका नाम दिया गया है प्रोथैलस। यहाँ पे प्रो पी से आप याद रख सकते हैं कि ये फोटोसिंथेटिक होता है, और थैलस तो ऑफ कोर्स दिख ही रहा है कि थैलोइड इसमें बॉडी टाइप होता है, सो ऐसे प्रोथैलस आपको याद रहेगा ये। इट रिक्वायर्स कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो just as bryophytes because of the specific restricted requirement and the need for water for fertilization। अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि दोनों प्रोसेसेस में ये रिक्वायर्ड होता है, पानी फर्टिलाइजेशन में भी और ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजोइड्स दोनों में, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन, इन दोनों इवेंट्स को अगर एक शब्द में बोला जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पीछे हमने ब्रायोफाइट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी इन दोनों इवेंट्स के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये बहुत इम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ मैं बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ये रिपीट की गई है बात। तो क्योंकि पानी चाहिए होता है इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो इस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट के कारण इनकी जो पहुंच है वो लिमिटेड होती है, तो टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स, तो पानी सभी एरियाज में पाया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, रेगिस्तान होते हैं, डेजर्ट्स, वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, इसीलिए ही पीछे बोला गया था कि ओनली सम ऑफ देम में फ्लोरिश इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह जैसी कंडीशंस बन जाती हैं, ओनली सम ऑफ देम फ्लोरिश देयर ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट द नीड ऑफ वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स, नॉट ओनली दिस इवेंट यहाँ पे दिया गया है लेकिन दोनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए भी और इसके लिए भी। The male gametes are released from antheridia, reach to the mouth of archegonium, and fusion of male gamete with egg take place in the archegonium। ये याद रखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं होता, वाटर के अंदर नहीं होता, रिक्वायरमेंट भले ज़रूर होती है वाटर की फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द आर्केगोनियम। मैंने आपको बताया था कि एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर, यहाँ पे इंटरनल आ गया आर्केगोनियम में। तो ऑफ कोर्स ये याद रखिए आपको कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें आर्केगोनियम के अंदर। पीछे जो ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर भी
इंटरनल होना चाहिए फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आर्केगोनियम ब्रायोफाइट्स में ही आ गया था, एल्गी एल्गी में क्योंकि ये नहीं था, दैट्स वाई वाटर रिक्वायर्ड था फर्टिलाइजेशन के इवेंट के लिए भी। तो ऐसे एंथ्रीजोइड्स रीच करते हैं आर्केगोनियम को और एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, इट इज द मेन प्लांट टाइप ऑफ दीज टेरिडोफाइट्स। डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट्स का। इन majority ऑफ टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। तो majority जो टेरिडोफाइट्स होते हैं सेम टाइप ऑफ स्पोर्स पाए जाते हैं, होमोस्पोरस। होमो का मीनिंग सेम ही होता है, जस्ट लाइक आइसो। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो इनके अगले प्लांट्स हैं वो सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ये एडवांस फीचर होता है हेट्रोस्पोरस का। ये सीड हैबिट जो इवेंट है एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। तो बेसिकली ये बहुत एडवांस होता है। जिम्नोस्पर्म्स में सारे के सारे प्लांट्स में ये आ गया था। टेरिडोफाइट्स में सिर्फ कुछ प्लांट्स में देखा गया था, ये सेलाजिनेला और साल्विनिया, ये रही एग्जांपल्स। ये सिर्फ दो में मिला था ये टेरिडोफाइट्स में, और जिम्नोस्पर्म्स में सब में आ गया था। majority होमोस्पोरस ही थे टेरिडोफाइट्स के, यानी लेस एडवांस फीचर होमोस्पोरस, मोर एडवांस ओनली इन टू genera like Selaginella or Salvinia, which produce two kinds of spores. Macro large and micro small spores are known as heterosporous. Megaspores and microspores germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. तो जैसा कि हम जानते हैं स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू गैमेटोफाइट्स। मेगास्पोर्स फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है और माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट। ये जो मेगा वर्ड है ये फीमेल के साथ एसोसिएटेड, तो माइक्रो मेल के साथ एसोसिएटेड, ये आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और आगे भी जिम्नोस्पर्म्स में यहीं भी खूब चर्चा है इसके बारे में, तो डेफिनेटली आपको याद होना ही चाहिए। मेगा फीमेल के साथ एसोसिएटेड है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो फीमेल गैमेट होता है एग वो लार्ज होता है, और माइक्रो जो स्पर्म्स होते हैं मेल के वो स्मॉल होते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्स इज एसोसिएटेड मेल एंड मेगा इज एसोसिएटेड फीमेल। Female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. तो फीमेल गैमेटोफाइट इसलिए रिटेन किया जाता है क्योंकि इनके अंदर यंग एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन फीमेल्स के अंदर भी एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो यहाँ से याद हो जाएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट ही है जो जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। This event is a precursor to seed habit, considered an important step in the evolution. तो एम्ब्रियो हम अभी पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कि ये पार्ट होता है सीड का ही। तो ये जो इवेंट हुआ यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का रिटेन करना ऑन द पेरेंट प्लांट बॉडी, दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। ऐसे हुआ ये प्रीकर्सर सीड हैबिट से, क्योंकि पार्ट होता है एम्ब्रियो सीड का। तो ये हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। एल्गी को 3 में किया गया था, याद रिवीजन करते चलिए। सीलोपसीडा इसका एग्जांपल है। सिलोटम याद रखना बहुत आसान है, दिख ही रहा है। सिलोटम इज इनसाइड सिलोपसीडा। लाइकोपसीडा इसके एग्जांपल, लाइकोपोडियम तो सीधा ही दिख रहा है। सेलाजिनेला भी लाइकोपोडियम का एग्जांपल होता है। इसमें बहुत सारे एल आ रहे हैं और लाइकोपसीडा एल से स्टार्ट होता है। स्फिनोपसीडा ये एकमात्र ऐसा एग्जांपल है जो याद करना पड़ेगा हमें ट्रिक से। इससे पहले चौथा देख लेते हैं, टेरोपसीडा। इसमें ड्रायोप्टेरिस और टेरिस दोनों एग्जांपल आपको सीधे सीधे याद हो रहे हैं, और एडियांटम भी इसमें याद हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखिए, एडी से आपको याद आनी चाहिए ओडी जो कि गाड़ी होती है, और टैरोप्सिडा से टैर याद आनी चाहिए यानी टायर।
तो ओडी में क्योंकि टायर होते हैं तो ऐसे आप याद रखते हैं कि टायरोप्सीडा का एग्जांपल है एडियंटम। जो तीसरा इसमें क्लास थी स्फीनोप्सीडा, इसको ऐसे याद रखिए PHE फे, FA और EQ से बना KE। तो फेक इस वर्ड से आप याद रखते हैं कि स्फीनोस्पीडा का एग्जांपल है इक्विसेटम। तो ये हमने थ्योरी कंप्लीट की। अब आइए जो डायग्राम का पेज हमने छोड़ा था उसको भी देख लेते हैं। सैलाजिनल और फर्न हमने देख लिए थे, रिलेटिवली इन दोनों को कंपेयर करके देखा था कि इसमें छोटे लीव्स होते हैं, फर्न में बड़े होते हैं, दोनों देख चुके हैं। इक्विसेटम को हम देख लेते हैं कैसे याद रखना है। इक्विसेटम के अंदर इस सेटम से आपको याद आना चाहिए स्ट्रोबाइलस। तो इसमें एक स्ट्रोबाइलस यानी कौन आपको दिख रहा है, तो ऐसे याद रहेगा एक स्ट्रोबाइलस इक्विसेटम। इसके बाद लास्ट एग्जांपल है साल्विनिया। तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये वाटर में पाए जाने वाला प्लांट है, ऐसे इसकी अपीयरेंस है। एक्चुअली मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उन दो में आपको एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा इकोर्निया वाटर हायसिंथस जिसको बोला जाता है, वो भी एक एक्वाटिक प्लांट है। तो उसके जैसी इसकी अपीयरेंस है, ऐसे ऐसे मुझे लगा कि ये एक्वाटिक होता है। तो इसके पीछे वी नहीं आ रहा है, इससे आपको वाटर याद आना चाहिए। तो ऐसे आप याद रख पाएंगे कि साल्विनिया एक एक्वाटिक प्लांट होता है। तो ऐसे हमने याद करा इन चारों डायग्राम्स को। ये थे टेरिडोफाइट्स। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस मीन्स नेक्ड और स्पर्मा मीन्स सीड्स। तो जिनमें नेक्ड सीड पाए जाते हैं वो हुए जिम्नोस्पर्म्स। मीन्स ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवेरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोर्ट्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल्स ही होते हैं जो सीड्स में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड ओवेरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। तो बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एक्चुअली बिफोर तो ओव्यूल्स होंगे और आफ्टर तो ओव्यूल्स होंगे ही नहीं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। तो सीड्स इसमें नेक्ड होते हैं और ओव्यूल्स भी नेक्ड होते हैं, ऐसा बोला गया है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनको जिम्नोस्पर्म्स बोला गया है। मीडियम साइज ट्रीज और टाल ट्रीज और सब्ज ये तीनों पाए जाते हैं। इसमें हर्ब्स नहीं होती, ध्यान रखिए, सबसे छोटी होती हैं हर्ब्स। छोटे प्लांट सब निकल गए, छोटे नहीं मिलेंगे यहाँ पे। मीडियम साइज ट्रीज होंगे, टाल ट्रीज होंगे। एक तो इसमें एग्जांपल भी दिया गया, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वो, ये सेक्वा टालेस्ट ट्री स्पीशीज होती है। और इवन शव्स भी पाए जाएंगे इसमें, लेकिन हर्ब्स नहीं होंगे, सबसे छोटे। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जायंट बहुत बड़ा होता है, आप गूगल करके देखिए रेडवुड ट्री सेक्वा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इवन जो टालेस्ट ट्री होता है एंजियोस्पर्म से उसकी टक्कर का होता है, ये यूकैलिप्टस की टक्कर का टालेस्ट ट्री स्पीशी है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, पोटेंशियल क्वेश्चन, विच इज द टालेस्ट ट्री स्पीशीज इन जिम्नोस्पर्म, इट इज सेक्वा। रूट्स आर टैप रूट्स, सो दीज आर एडवांस टाइप ऑफ रूट्स जो कि एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स भी क्योंकि नाम साउंड कर रहा है एंजियोस्पर्म्स के जैसा, तो इनमें भी टैप रूट्स पाई जाती हैं। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा पाइनस में पाया जाता है। ये हम देख चुके हैं पिछले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी, फंजाई के अंदर हमने पढ़ा था। while in some other cycus में small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। तो आप जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया सिर्फ कुछ टाइप के होते हैं जिनमें फिलामेंटस टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमने देखा था उस चैप्टर में। तो ओनली नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं साइकस। तो सी से साइकस, सी से कोरालॉइड रूट्स और सी से साइनोबैक्टीरिया, लेकिन ओनली एंड ओनली नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ये जरूर याद रखिए इसके साथ। स्टेम्स आर अनब्रांच्ड इन साइकस और ब्रांच्ड इन पाइनस और सेड्रस। ये डायग्राम से क्लियर होगा कि दिख जाएगा हमें, साइकस में स्टेम ब्रांच्ड नहीं होती, अनब्रांच्ड होती है। और ब्रांच्ड दो में, इन दोनों में होती है। तो पाइनस के पीछे यूएस आ रहा है और सेड्रस के पीछे भी यूएस।
मीन्स इन दोनों की नाम अगर सिमिलर लगें तो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी दोनों की, तो इकट्ठा इन दोनों में ब्रांच्ड स्टेम पाई जाती है। डायग्राम देख लीजिए अब, ये है साइकस का डायग्राम, देख रहा है आपको कहीं स्टेम्स आप लोकेट कर पा रहे हैं, इसकी कहीं दिख ही नहीं रही स्टेम, तो ब्रांचिंग कैसे बताएंगे? तो अनब्रांच्ड स्टेम है इसमें साइकस के अंदर। माइनस के अंदर आप देख सकते हैं साफ दिख रही है स्टेम, तो ब्रांच्ड स्टेम होती है पाइनस में। और सेड्रस की भी प्रॉपर्टीज़ के जैसी उसमें भी ब्रांच्ड होती हैं। ये एग्जाम्पल गिंको का हम देखेंगे बाद में, थ्योरी में नहीं गिवन है ये। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप के लीव्स पाए जाते हैं। और हम ये देखेंगे मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में ये कंसेप्ट आता है सिंपल और कंपाउंड लीफ का, एग्जांपल्स भी देखेंगे वहाँ पे। इन साइकस पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स, तो ये फ्यू ईयर्स दिया है यहाँ पे, मंथ्स नहीं दिया, इसको ऐसे याद रखेंगे। सी के बाद वाई आ रहा है साइकस में, यानी फ्यू ईयर्स तक सरवाइव कर पाते हैं पिनेट लीव्स साइकस के। तो इसका रीज़न क्या है? तो शेप बता रही है, पिन जैसी शेप होती है इन लीव्स की, रिड्यूस कर देते हैं सरफेस एरिया, यानी वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है, वाटर स्ट्रेस नहीं होता, तो लाइफ बढ़ जाती है लीव्स की। दैट्स वाई कुछ सालों तक जिंदा रह सकते हैं साइकस के लीव्स। In the leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind conditions. तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक लाइन है जिम्नोस्पर्म्स की। इसका यूनिक फीचर्स आप बोल सकते हैं, लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ ऑल कंडीशंस वेदर इट मे बी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। सो किन्हीं भी ड्रास्टिक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए केपेबल होते हैं लीव्स जिम्नोस्पर्म से। रीज़न मैंने आपको बताया कि क्या क्या एडेप्टेशन उन्होंने अपनाई है इसके लिए। इन कोनिफर्स आगे भी क्लियर होगा ये। नीडल लाइक लीव्स, तो पीछे पिन्नेट लीव्स बोला था उनको, पिन लाइक अपीयरेंस, यहाँ नीडल लाइक बोल दिया। लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, तो वही मैंने आपको बताया कि वाटर स्ट्रेस प्रिवेंट कर देते हैं, ये कम से कम वाटर लॉस होता है सरफेस एरिया के रिड्यूस हो जाने से। और कोनीफर्स के अंदर नीडल लाइक लीव्स हैं, ये एन से आपको याद होगा, कोनीफर्स में एन आ रहा है और यहाँ नीडल लाइक लीव्स भी एन से स्टार्ट हो रहा है। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो स्टोमेटा क्या होता है, क्यूटिकल क्या होता है, ये मॉर्फोलॉजी और अनाटमी में देखते हैं आप। क्यूटिकल बेसिकली एक लेयर होती है अबव द सरफेस ऑफ लीफ। थिक क्यूटिकल मीन्स मोटी लेयर होती है वो सरफेस पे, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। और संकन स्टोमेटा, स्टोमेटा वो चीज़ होती है जहाँ से वाटर और गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट का। अगर ये संकन होगा स्टोमेटा, तो जब बाहर निकलेगा पानी, मोस्ट ऑफ द वाटर लीफ सरफेस पे ही रह जाएगा, नीचे नहीं गिर पाएगा। तो दैट्स हाउ संकन स्टोमेटा इज आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वाटर लॉस। All of the gymnosperms are heterosporous as I have told you earlier also। टेरिडोफाइट्स में सिर्फ दो होते हैं, साल्विनिया एंड सेलाजिनेला, यहाँ पे सारे के सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। Two kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on sporophylls, which are arranged spirally along an axis to form lax और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कोन्स। तो स्ट्रोबलाई और कोन्स तो हम जानते ही थे, लैक्स एक नई टर्म यूज की गई है फॉर द कोन्स। तो स्ट्रोबाइली की सिंगुलर फॉर्म होते है, ये प्लूरल फॉर्म है स्ट्रोबाइली, इसकी सिंगुलर होती है स्ट्रोबाइलस। तो उस लस से आप याद रखेंगे लैक्स भी बोला जाता है कोन्स को। स्ट्रोबाइली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबाइलाई। तो मैंने आपको बताया कि माइक्रो वर्ड एसोसिएटेड विद मेल। Microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced,
जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गैमेटोफाइट का रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता है, ब्रायोफाइट्स के बाद रिड्यूस होती जाती है इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इज कन्फाइड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। इसको पोलन ग्रेन बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट को, याद रखिए ये मेल गैमेटोफाइट को ही पोलन ग्रेन बोला जाता है। और माइक्रोस्पोर्स, जब ये माइक्रोस्पोर्स ही मैच्योर हो जाते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन। सो पोलन ग्रेन्स आर नथिंग बट मैच्योर्ड माइक्रोस्पोर्स। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई। तो मेगा या फिर मैक्रो वर्ड इज एसोसिएटेड विद फीमेल, मैंने आपको बताया। मेल और फीमेल कॉन्स सेम ट्री में पाए जाते हैं पाइनस में, और डिफरेंट ट्रीज पे होते हैं साइकस के अंदर। तो इसको ऐसे याद रखते हैं कि क्योंकि स्टेम ब्रांच्ड होती है यानी अच्छी वाली स्टेम होती है पाइनस के अंदर, स्टेम अच्छी वाली, तो सेम ट्रीज पर दोनों कॉन्स पाए जाते हैं। और अनब्रांच्ड यानी एक ऊबड़ खाबड़ सी अजीब सी शेप वाली स्टेम होती है साइकस में, तो इसमें डिफरेंट ट्रीज पे पाए जाते हैं मेल एंड फीमेल कॉम्स। तो स्टेम सेम ट्री पाइनस, और स्टेम अच्छी नहीं तो डिफरेंट ट्रीज पे साइकस के अंदर। मेगास्पोर मदर सेल, ये स्पोर मदर सेल है, इसमें मायोसिस होती है टू फॉर्म स्पोर्स। इट इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। तो ये न्यूसेलस चीज़ होती है, ये एक पार्ट होता है ओव्यूल का। तो ओव्यूल एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होती है। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजिया। यहाँ पे इसको और डाल के बोल दिया गया, लेकिन इसमें स्लाइट डिफरेंस होता है जो कि आपको क्लियर होगा जब एक PYQ कर लेंगे आप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में दिया हुआ है वो, जब हम PYQ लेके आएंगे इन चैप्टर्स के तब आपको देखने को मिलेगा। मेगास्पोरेंजिया होता है न्यूसेलस, न्यूसेलस को बोला जाता है मेगास्पोरेंजिया। और जब न्यूसेलस के ऊपर आप इंटेगुमेंट चढ़ा देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं उसको इंटेगुमेंट्स के द्वारा, तो उस कंपोजिट स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओव्यूल। तो ओव्यूल एक बड़ी स्ट्रक्चर है, न्यूसेलस और मैक्रोस्पोरेंजिया छोटी स्ट्रक्चर है। वो क्वेश्चन करेंगे हम PYQ, तो ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको डिफरेंट बिटवीन ओव्यूल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। MMC डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, और इनमें से एक is enclosed within the megasporangium, develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और female sex organs। तो 4 जो मेगास्पोर्स होते हैं MMC डिवाइड करके बनाती है, उनमें से सिर्फ एक सर्वाइव करता है। ये आपको आगे एंजियोस्पर्म्स में भी सेम फिनोमेना देखने को मिलेगा, तो ये डेफिनेटली याद हो जाना है आपको। दिस वन मेगास्पोर ऑफ कोर्स स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर ही होता है, तो मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा। इट डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। ये मल्टी सेलुलर इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर 2 और मोर आर्केगोनिया यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो इसके अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा आर्केगोनिया, तो ऑफकोर्स ये मल्टी सेलुलर तो होगा ही। फीमेल गैमेटोफाइट आगे एंजियोस्पर्म्स में डिटेल स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग ग्लैंड में इसको फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हमें देखनी है सिलेबस में। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो पेरेंट बॉडी पेरेंट स्पोरोफाइट के पास रिटेन किया जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये तो हम पीछे टेरिडोफाइट्स में भी देख चुके हैं। Unlike Bryo and Pterido, gymnosperms में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो इसने इंक्लूड कर दिया सीधे ब्रायो और टेरिडो दोनों को, लेकिन इन दोनों में इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता गैमेटोफाइट्स का। या एक्चुअली मुझे स्पोरोफाइट का शक चला गया था, यहाँ पे गैमेटोफाइट दिया हुआ है,
तो या गैमेटोफाइट डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होता है ब्रायो और टेडो दोनों में। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट होता है जो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट दोनों में, ब्रायो और टेडो दोनों में इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में एज आई टोल्ड यू इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिक्रीज करता जाता है, डिपेंडेंस इंक्रीज होती जाती है दूसरे कंपोनेंट्स पे प्लांट के। तो दीज डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट इन फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे आर रिटेन्ड विद इन द स्पोरेंजिया, रिटेन्ड द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट हो जाते हैं गैमेटोफाइट। एज आई टोल्ड यू रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है इसका। pollen grains are carried in air currents and then they come in contact with the ovule, और जब कांटेक्ट हो जाता है ओव्यूल के साथ तो पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनती है जो मेल गैमेट्स को कैरी करती है एंड डिस्चार्ज करती है नियर द माउथ ऑफ द आर्केगोनिया। तो वही होता है ना फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वहीं रिलीज करने होते हैं ये मेल गैमेट्स फॉर द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तब जाइगोट बनता है विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। ये सीड्स के अंदर ही एम्ब्रियो हमें देखने को मिलता है एंड सीड्स आर नॉट कवर्ड, नेक्ड सीड। यही तो मेन डेफिनेशन थी जिम्नोस्पर्म्स की। तो पोलन ग्रेन्स के कैरी करने का मीडियम एयर होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें जो एजेंसी होती है विंड होती है। पोलन एक्चुअली जो ये प्रोसेस होता है पोलिनेशन, इसको हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। विंड इसमें एजेंसी होती है फॉर द पोलिनेशन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती एंड फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के अच्छे दिखने वाले फ्लावर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द पोलिनेशन फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। यहाँ क्योंकि फ्लावर्स नहीं होते इसलिए एयर और विंड से करवानी पड़ती है एंड एयर इज मोर कॉमन मेथड ऑफ पोलिनेशन अमंग एबायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट दो होते हैं विंड और वाटर, तो उनमें से भी मोर कॉमन होता है एयर, सो दैट्स वाई एयर से जाते हैं यहाँ पे पोलन ग्रेन से। ये टॉपिक फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 बायोलॉजी वहाँ और डिटेल में गिवन है, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अभी के लिए ये लास्ट डायग्राम बचा था जिम्नोस्पर्म्स के अंदर। गिंको बायलोबा इसका पूरा नाम है, मुझे याद है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर्स लटक रही हैं गिंको प्लांट से, ये लेबलिंग क्या है, इनकी सीड्स होते हैं, ये फ्रूट्स नहीं होते। फ्रूट्स के जैसे भी लग सकते हैं किसी को, तो ये कैसे याद रखेंगे आप, क्योंकि फ्रूट्स एंजियोस्पर्म्स में होते हैं जो उनमें वाल होती है, वाल पाई जाती है, पेरिकार्प उसका नाम होता है। यहाँ क्योंकि ओवेरी वाल नहीं होती तो फ्रूट वाल भी नहीं होगी, लेकिन तो इसलिए हम याद रख सकते हैं कि क्योंकि फ्रूट्स के पास वाल नहीं होती, यहाँ पे वाल दिख रही है आपको लेकिन फ्रूट तो होगा नहीं, सो सीड होगा ये। तो ऐसे आप याद सकते हैं कि ये सीड है। इसके अलावा इसमें दो शूट्स भी दी हुई हैं, यानी स्टेम्स के जैसी स्ट्रक्चर। ये लंबी वाली दिख रही है, इसको लॉन्ग शूट बोला, और ये शॉर्ट है तो दैट्स वाई इसको ड्वार्फ शूट बोला गया। तो ये था गिंको और ये था जिम्नोस्पर्म्स। लास्ट टाइप ऑफ मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ प्लांट्स आ गए एंजियोस्पर्म्स। Unlike gymnosperms where the ovules are naked in the angiosperms और फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावर्स जैसी चीज़ सबसे पहले देखी गई थी एंजियोस्पर्म्स में, तो इसलिए इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोला जाता है। पीछे सबसे पहले चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में जब नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन डिफाइन किया था बेंथर और हुकर ने, तो वहाँ भी आया था ये नाम, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था उन्होंने ये सिस्टम। The pollen grains and ovules are developed in specialized structures called flowers. तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया, और इन्हीं के अंदर ये दोनों चीज़ें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स जैसी स्ट्रक्चर भी पहली बार हमें देखने को एंजियोस्पर्म्स में ही मिली। तो फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों सबसे पहले एंजियोस्पर्म्स में आए थे। फ्रूट जैसी कोई चीज़ जिम्नोस्पर्म में नहीं थी, क्योंकि वाल नहीं थी वहाँ पे, ओवेरी वाल। एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स। तो
बहुत सारे ऐसे हैबिटेट्स हैं, लोकेशंस हैं जहाँ पे एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं, इसलिए तो इनको मोस्ट डाइवर्सिफाइड किया जाता है। सबसे ज़्यादा इस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स अगर किसी ग्रुप में है तो एंजियोस्पर्म्स में ही है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वोल्फिया, तो स्मॉल वॉल ऐसे आप याद रखेंगे कि वोल्फिया स्मॉलेस्ट होता है, और यूकैलिप्टस टाल ट्री होता है एंजियोस्पर्म्स का ओवर 100 मीटर्स। तो याद कीजिए 100 मीटर के आसपास कैल्प्स भी होता था ब्राउन एल्गी के अंदर, तो उसी की जैसा इसका नाम है, कैल आ रहा है इसमें भी। कैल्प्स ओवर 100 मीटर, मैसिव मराइन प्लांट बॉडी, यूकैलिप्टस is angiosperm and it is also over 100 meters. They are divided into two classes. टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस थी, एल्गी की 3 थी। रिवाइज करते चलिए साथ में। डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। डाइकोट्स में सीड्स के पास 2 कोटिलिडोन्स होते हैं, एज द नेम सजेस्ट। रेटिकुलेट वेनेशन होती है, ये कॉम्प्लेक्स वेनेशन है। लीव्स में 2 टाइप की वेनेशन पाई जाती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। तो डाइकोट के अंदर रेटिकुलेट यानी कॉम्प्लेक्स वेनेशन होती है, और मोनोकोट के अंदर पैरेलल वेनेशन पाई जाती है लीव्स में। टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स पाए जाते हैं डाइकोट में, और मोनोकोट के अंदर ट्राईमेरस फ्लावर पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मीन्स 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल। इसका टेट्रा और पेंटामेरस का मतलब, ट्राईमेरस का मतलब 3 हमें मेंबर्स मिलेंगे इन ईच फ्लोरल वॉल। सो डाइकोट के अंदर 2 कोटिलेडोन्स है, मतलब ज़्यादा है मोनोकोट से, तो वेनेशन रेटिकुलेट मिली यानी मोर कॉम्प्लेक्स वेनेशन। और टेट्रा और पेंटामेरस टाइप ऑफ ये अरेंजमेंट मिली मेंबर्स की इन फ्लोरल वॉल्स, यानी मोनोकोट से ज़्यादा इसमें ट्राईमेरस थी। तो क्योंकि एक कोटिलेडोन बढ़ गया तो लीव्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, और ईच फ्लोरल वॉल में मेंबर्स बढ़ गए। तो ऐसे आप इसे याद रखेंगे। मेल सेक्स organ in a flower is stamen. It consists of a slender filament with anther at the tip. So filament और anther part होते हैं stamen के, जो मेल सेक्स organ है। इसके पीछे मैन आता है, तो इससे हमें याद रह जाएगा कि ये मेल सेक्स organ होता है। टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द फीमेल सेक्स organ पिस्टल। तो एंथर के अंदर पोलन मदर सेल होती है जो डिप्लॉयड होती है, जो मायोसिस करके हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है, जो मैच्योर होते हैं एज पोलन ग्रेन्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टल के पास होती है 3 कंपोनेंट्स। मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमन के पास 2 थे, एंथर और फिलामेंट, इसमें 3 होते हैं। स्वोलन ओवेरी एट द बेस, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ओवेरी बेस पे। अलोंग स्लेंडर स्टाइल, सो ये फिलामेंट के जैसा होता है स्टाइल इसका। और एट द सरफेस, सबसे ऊपर वाला पार्ट ये स्टिग्मा होता है। इट इज द इट फॉर्म्स सरफेस और लैंडिंग पार्ट फॉर द पोलन ग्रेन्स। Each ovule has a MMC megaspore mother cell that undergo meiosis to form 4 haploid megaspores। ये पीछे भी हमने देखा था। 3 of them degenerate, यहाँ भी 3 degenerate हो जाते हैं। 1 divide to form the embryo sac, एंड एम्ब्रियो स्पैक होता है फीमेल गैमेटोफाइट, ये मैंने आपको पीछे बताया था। Each embryo sac has 3 celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids। तो egg apparatus के अंदर एक egg होता है और 2 synergids होती हैं, 3 cells होती हैं egg apparatus में। ये डिस्क्रिप्शन चल रहा है एम्ब्रियो सैक का। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 12 बायोलॉजी। यहाँ पे आप सिर्फ थ्योरी में डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसका। तो 3 सेल्स होगी एक साइड, इसको एग अपरटस बोला जाता है, ये माइक्रोपाइलर साइड होती हैं। और 3 एंटीपोडल साइड्स होती हैं जो कि चाल्जा की साइड होती हैं। एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई एट द सेंटर।
ये दो आपको डाइकोट और मोनोकोट प्लांट्स के एग्जाम्पल बताए गए। ये आप देख के पता लगा पाएंगे, सूरजमुखी का पौधा है, सनफ्लावर है, डाइकोट होता है ये। और ये है वीट का पौधा, ये मोनोकोट होता है। आई नो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा देख के कि ये सनफ्लावर और ये वीट है, ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं सनफ्लावर और वीट, ये दोनों सनफ्लावर डाइकोट होता है और वीट मोनोकोट होगा, ये गिवन है एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी। सनफ्लावर आपको देखने को मिल जाएगा अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, और वीट आपको देखने को मिलेगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कि ये वीट मोनोकोट होता है, सनफ्लावर डाइकोट। तो मैंने जज नहीं करा है देख के, इन डायग्राम से मुझे एक्चुअली पता है थ्योरेटिकली जो एनसीईआरटी में गिवन है कि ये दोनों इनमें से कौन सा डाइकोट है और कौन सा मोनोकोट है। तो पोलर न्यूक्लिया तक हमने देख लिया कि ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियाई, the two nuclei of polar nuclei eventually fuse to produce a diploid secondary nucleus। तो ऑफ कोर्स सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेगा ये दोनों फ्यूज करके, और डिप्लॉयड हो जाएगा वो, एन एन थी अरेंजमेंट 2n हो जाएगी उसकी। तो जो पहले प्रेजेंट होते हैं प्लांट में न्यूक्लियाई, जब वो बनता है प्लांट, उसको प्राइमरी न्यूक्लियाई बोला जाता है। तो पोलर न्यूक्लियाई के अंदर दो प्राइमरी न्यूक्लियाई थे जो फ्यूज कर गए टू प्रोड्यूस अ सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो बाद में प्रोड्यूस होता है फ्यूजन के बाद, उसको सेकेंडरी बोला जाता है। ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा। जब सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद जो सबसे पहले सीड में न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा उसको अगेन प्राइमरी बोला गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो एक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ओव्यूल में जो पहले थे पोलर न्यूक्लियाई, जो n+n थे न्यूक्लियाई, उनको प्राइमरी बोला था। यहाँ ओव्यूल के अंदर, यहाँ सीड के अंदर जो सबसे पहले बनेगा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई, एक्चुअली फ्यूजन के बाद जो बनेगा उसको भी प्राइमरी बोला है। तो पहले जो बनता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, उसके इवेंट्स हो जाने के बाद इसके आगे जो न्यूक्लियाई बनता है उसको सेकेंडरी बोला जाता है। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी का। pollen grains are carried by wind or various other agency to the stigma, this event is called pollination। तो यहाँ पे क्योंकि फ्लावर्स आ जाते हैं तो अदर एजेंसीज जैसे कि इंसेक्ट्स या फिर दूसरे एनिमल्स का भी सहारा ले लिया जाता है इन द इवेंट ऑफ pollination। pollen grains germinate on the stigma, which is a landing platform for the pollen grains। This results in the pollen tube growth throughout the tissue of the stigma and style and reach the ovule। तो ये इवेंट याद रखिए कि जर्मिनेट होने के बाद स्टिग्मा पे तब पोलन ट्यूब निकलती है, ग्रोथ इसकी तब स्टार्ट होती है। तो ओव्यूल पे रीच करते हैं क्योंकि यहाँ पे ही मेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होना है फीमेल गैमेट के साथ। Pollen tube enters embryo sac where the two male gametes are discharged. One of them fuses with the egg cell, इसको सिनगैमी बोला जाता है या फिर फर्टिलाइजेशन। दिस इज द मेन इवेंट जिसके लिए पोलिनेशन हो रही है टू फॉर्म अ जाइगोट। The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce a triploid primary endosperm nucleus pan। Because the occurrence of two fusions, syngamy and triple fusion, this event is unique to angiosperms एंड इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो ये एक पोटेंशियल एमसीक्यू बन गया। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक इवेंट यानी कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म्स का। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनी ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर 3n, 2n तो था डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस और इससे मेल गैमेट फ्यूज गया तो 3n बन गया पैन। यहाँ पे ये सीड के अंदर स्ट्रक्चर बनी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है ना ओव्यूल। तो सीड के अंदर पहली बार जो न्यूक्लियस हमें देखने को मिला, एक तो था जाइगोट का 2n न्यूक्लियस, एक इसका 3n न्यूक्लियस। क्योंकि ये पहली बार सीड में आया है तो ये प्राइमरी है, इसलिए आपको समझ में आया ना ये प्राइमरी क्यों बोला गया इसको। और वहाँ पे इसको सेकेंडरी क्यों बोला गया था पोलर न्यूक्लियाई
के फ्यूज़न से जो बना था न्यूक्लियस, क्योंकि सबसे पहले जब प्लांट बना तो उसने ओव्यूल प्रोड्यूस करा, तो उसमें N+N अरेंजमेंट थी पोलर न्यूक्लियाई की, यानी प्राइमरी न्यूक्लियाई थे, उनके फ्यूज़न से बाद में बना सेकेंडरी। यहाँ पे जब सीड पहले पहले बना तो उसमें प्राइमरी होना चाहिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको अब समझ आ गया होगा। zygote develops into embryo and pan primary endosperm nucleus develops into endosperm. of course endosperm nucleus है तो उसके अराउंड सेल्स भी आ जाएंगी, साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो एंडोस्पर्म एज अ होल सेल्स बन जाएगी विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है ये भी कि एंडोस्पर्म पहले बन जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के पहले, क्योंकि ये रिक्वायर्ड होता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, इनका कोई काम नहीं रहता फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये डी जनरेट हो जाती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। केवल फर्टिलाइजेशन में ही इनका काम था। ये एंटीपोडल्स का भी कुछ काम होता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिनर्जिड्स का काम एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ नहीं है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में है, क्लास 12 बायोलॉजी। ये गाइड करती हैं पोलन ट्यूब को इन द एंट्री फॉर द एंट्री इनटू द एम्ब्रियो सैक, वहाँ पे देखेंगे इसको। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स, हम देख चुके हैं पीछे भी, और ओवेरीज इनटू फ्रूट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स होते हैं, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं, ओवेरी फ्रूट के अंदर। तो ये लाइफ साइकिल दिया है एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। आइए एक बार देख लेते हैं समरी के रूप में। स्पोरोफाइट से स्टार्ट करते हैं, 2n जनरेशन मेन प्लांट बॉडी होती है एक एंजियोस्पर्म की। तो इसके फीमेल फ्लावर के अंदर आपको स्टिग्मा स्टाइल और ओवेरी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम यानी ओव्यूल, दोनों को एक ही बोला गया है इनको, लेकिन एक होते नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। स्लाइटली डिफरेंट होता है बिटवीन ओव्यूल एंड मेगा स्पोरेंजियम। एग्जैक्टली अगर आप बोलना चाहें तो मेगा स्पोरेंजियम होता है न्यूसेलस, बिकॉज न्यूसेलस भी ओव्यूल के अंदर ही आता है, दैट्स वाई मेगास्पोरेंजियम को न्यूसेलस बोला जा सकता है। बेसिकली द करेक्ट टर्म इज इंटेग्यूमेंटेड न्यूसेलस, यानी इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल। तो ये एग्जैक्ट डिफरेंस बताया मैंने आपको। तो इसमें मेगास्पोर मदर सेल होती है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो कि मायोसिस करके प्रोड्यूस करती है एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर ये एग पाया जाता है। मेल की बारी, एंथर और फिलामेंट होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन यानी स्टैमन के अंदर, और एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं जो मायोसिस करके माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यही मैच्योर होंगे इनटू पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट भी इसको बोला जाता है, क्योंकि गैमेट्स कैरी करता है ये। तो ये गैमेट्स रिलीज कर दिए इन बाय द फॉर्मेशन पोलन ट्यूब। देखिए ये पोलन ट्यूब है, जब स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर जाती है पोलन ग्रेन्स, तो पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिए ये ट्यूब है, इसके अंदर मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, जो कि एग के साथ एक फ्यूज करेगा दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एग के साथ फ्यूजन करने वाला जाइगोट बनाएगा, विच इज डिफरेंशिएटेड एंड डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो फिर डिवीजन और डिफरेंशिएशन करके स्पोरोफाइट द मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड बनाएगा। तो ये था लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म्स का। तो यहाँ पे हमने सारे प्लांट टाइप्स ख़त्म कर लिए प्लांटे किंगडम के। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है इनमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको इसी में कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. इसका illustration नीचे दिया गया है। Haploid plant body produces gametes by mitosis। तो हैप्लॉइड क्योंकि खुद n स्पीशीज होती है, n जनरेशन है, तो गैमेट्स भी n होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लॉइडी। तो एन गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हैप्लॉइड प्लांट्स को माइटोसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मायोसिस, हम जानते हैं मायोसिस में तो जो प्लॉइडी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, हाफ हो जाती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम से। तो
2n से n में जाने के लिए किया जाता है मायोसिस। तो n है हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, उसमें n ही में ही गैमेट्स में जाना है तो माइटोसिस करना होगा। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट, ऑफ कोर्स गैमेट्स बना रही है तो गैमेटोफाइट बोलेंगे इसको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है विच डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अब ये डिप्लॉइड हो गया, पीछे बोला था ना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों माइटोसिस से डिवाइड करती हैं, ये डिप्लॉइड भी डिवाइड करेगा माइटोसिस से टू प्रोड्यूस अ स्पोरोफाइट डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मायोसिस, ऑफ कोर्स मायोसिस इस डिप्लॉइड में होगी स्पोरोफाइटिक जनरेशन में टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। these haploid spores again in turn divide by mitosis to form haploid plant body once again. Thus during the life cycle of any sexually reproducing plant there is alternation of generation। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होना चाहिए। आपने देखा साइकिल में फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, तो वेजिटेटिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट होना चाहिए। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना हमें देखने को मिलता है इन प्लांट्स के अंदर बिटवीन गैमेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग स्पोरोफाइट। तो इन दोनों लाइफ साइकिल्स की, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की लेंथ्स डिफरेंट होती है इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स, उन्हीं के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इन डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स एज वेल एज इंडिविजुअल दे डिफर इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो पैटर्न से मतलब यहाँ पे लेंथ से ही है कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट्स में इनकी लेंथ्स डिफरेंट होती है, गैमेटोफिटिक जनरेशन और स्पोरोफिटिक जनरेशन की। पहला है हैप्लोन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो कि मोस्ट ऑफ द एल्गीज में देखने को मिलता है। ये देखते हैं इसमें है क्या। स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली बाय वन सेल्ड जाइगोट। तो हम बात कर रहे हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल की, तो एज ऑब्वियस हैप्लॉइड इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम्स जो फेज है वो हैप्लॉइड ज़्यादा रहेगा, दैट्स वाई इसका हैप्लोन्टिक नाम है। डिप्लॉइड होता है जाइगोट, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही रिप्रेजेंट किया जाएगा इसमें, एंड रिप्रेजेंट ओनली बाय अ सिंगल जाइगोट। सो ऑफ कोर्स जाइगोट थोड़े ही टाइम के लिए रहता है, फिर स्पोरोफाइट बन जाता है और उससे मायोसिस होकर स्पोर्स बन जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्लॉइड स्पोर्स और फिर इससे माइटोसिस होकर गैमेटोफाइट रहता है यानी हैप्लॉइड, दैट्स वाई हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स। तो जब सिंगल सेल्ड जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पोरोफाइट को, तो जाइगोट तो रिटेन ही किया जाता है ना उस पे पेरेंट प्लांट बॉडी पे, जो कि थैलस होती है यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गीज में ये टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पाया जाता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जाइगोटिक मेयोसिस। मैंने आपको बताया था कि एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक होती है सीधे जाइगोट में मायोसिस हो जाता है, इसके ब्रायोफाइट्स में जाइगोट डिवाइड करता है, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सीधे जाइगोटिक मेयोसिस हो जाती है क्योंकि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, बिल्कुल छोटे थोड़े ड्यूरेशन का होता है इसमें। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल सेल्ड जाइगोट। zygotic meiosis result in the formation of haploid spores and spores divide mitotically to form gametophyte which is dominant photosynthetic and free living। सो ये डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ होता है इन प्लांट्स का। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोन्टिक। मैनी एल्गी, बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द एल्गीज में ये होता है सच एज वॉलवॉक्स, स्पायरोगाइरा, दोनों ग्रीन एल्गी होगी, एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास। तो क्लामाइडोमोनास की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, ऐसे आप याद सकते हैं। इसके नाम बहुत बड़ा है तो इसकी स्पीशीज भी बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन सिर्फ कुछ ही में आपको देखने को मिलेगा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सम स्पीशीज लिखा है, मैनी स्पीशीज भी हो सकता है। ऐसे को कैसे प्रिवेंट करेंगे आप, इसको कैसे याद रखेंगे, तो एस आ रहा है सम के अंदर
और स्पीशीज के अंदर भी आपको एस दिखता है, तो एस एस से आप याद रखेंगे ओनली सम स्पीशीज में पाया जाता है क्लामाइडोमोनास की हैप्लोनिटिक लाइफ साइकिल। इसके अलावा दूसरा होता है डिप्लोनिटिक। इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलती है। डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक होता है इसमें, एज द नेम आल्सो सजेस्ट। Diploid sporophyte is the dominant photosynthetic and independent phase of the plant. Gametophytic phase is represented by single to few-celled haploid gametophyte. इसके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूकस विच इज अ ब्राउन एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन गैमेटोफाइट का बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो उसी को रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे कि सिंगल और फ्यू सेल्ड रिप्रेजेंटेशन होती है गैमेटोफिटिक जनरेशन की। और जिम्नोस्पर्म्स में एक ये टर्म भी आई थी कि इट इज़ लिमिटेड टू फ्यू सेल्स ओनली, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन। तो ऐसे भी आप याद रह जाएगा कि फ्यू सेल्ड कंडीशन होती है गैमेटोफाइट की। इसमें इसमें कुछ वेरिएशन भी होती हैं कि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स डिप्लोनिटिक पैटर्न को फॉलो करते हैं विद सम वेरिएशन। तो नॉर्मल पैटर्न क्या था? ये नॉर्मल पैटर्न ये था कि सिंगल टू फ्यू सेल्ड गैमेटोफिटिक फेज होता है। तो वेरिएशन होगी तो ये आ जाएगा वेरिएशन में कि फ्यू टू मल्टी सेल्ड हो जाएगा गैमेटोफाइट। एक्चुअली वेरिएशन दोनों तरफ से हो सकती है। गैमेटोफाइट की जो सेल्स थी सिंगल टू फ्यू सेल्ड, ये कम भी तो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल दिया गया, सिंगल से कम तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गैमेटोफाइट बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, क्योंकि गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, बिना गैमेट्स के जाइगोट कैसे बनेगा, स्पोरोफिटिक 2n जनरेशन कैसे बनेगी, तो गायब तो नहीं हो सकता। तो वेरिएशन में हाइयर पॉसिबिलिटी होगी, यानी सिंगल टू फ्यू सेल्ड से फ्यू टू मल्टी सेल्ड हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगी नंबर ऑफ सेल्स गैमेटोफिटिक फेज की। इसमें तीसरी जो लाइफ साइकिल हो सकती है टाइप, वो हैप्लोडिप्लोनिटिक है। इंटरमीडिएट कंडीशन होती है ये, ब्रायो और टाइडोफाइट्स में देखने को मिलती है। एल्गी में हो गई हैप्लोनिटिक, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स में हो गई डिप्लोनिटिक, और इंटरमीडिएट कंडीशन इन दोनों में देखने को मिलती है हैप्लोडिप्लोनिटिक। कुछ बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ब्रायोफाइट्स के अंदर होती है डिप्लोहैप्लोनिटिक और टेरिडोफाइट्स के अंदर होती है हैप्लोडिप्लोनिटिक। ऐसे याद मत रखिए, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे कि इन दोनों के अंदर हैप्लोडिप्लोनिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे सही गलत मायने नहीं रखता दोस्त, ये नीट है। एनटीए सिर्फ एनसीईआरटी को कंसीडर करता है वाइल गिविंग द आंसर कीज। तो ब्रायो और टेरिडोफाइट्स दोनों में हैप्लोडिप्लोनिटिक कंडीशन होती है, याद रखिए ये। बट बोथ ऑफ बोथ phases are multicellular, however they different in their dominant phases। तो दोनों फेजेस में पाए तो जाते हैं और दोनों मल्टी सेलुलर होते हैं। हम थ्योरी में कितनी बार पढ़ाए हैं यार कि इंडिपेंडेंट होते हैं इन दोनों में गैमेटोफाइट्स तो एटलीस्ट, और मल्टी सेलुलर तो होते ही हैं, लेकिन डोमिनेंट फेजेस में डिफरेंट करते हैं। ऑफ कोर्स ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट होता है गैमेटोफाइट और टेरिडो में स्पोरोफाइट, हम ऑलरेडी जानते हैं। ये डायग्राम्स देख लेते हैं इन तीनों के, बहुत आसान है वैसे इनको याद रखना। देखिए जाइगोट यानी 2n जो फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज, वो थोड़ा सा दिख रहा है तो ये हैप्लोनिटिक होगा, सीधे हैप्लोनिटिक यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो ऐसे में पहचानने के लिए बता रहा हूँ, पेपर में आपको हैप्लोनिटिक नहीं दिखेगा, यहाँ पे डायग्राम देगा और पूछेगा ये कौन सा फेज कौन सी लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट करता है, तो ये हैप्लोनिटिक है, क्योंकि जाइगोट 2n स्पोरोफिटिक जनरेशन बहुत थोड़े समय के लिए दिख रही है। यहाँ देखिए डिप्लोनिटिक के अंदर स्पोरोफाइट मोस्ट ऑफ द टाइम के लिए दिख रहा है, तो ये डिप्लोनिटिक है। और हैप्लोइड गैमेट्स यहाँ पे थोड़े, जो गैमेटोफाइट जनरेशन है एन, वो थोड़े टाइम के लिए दिख रही है, तो ये डिप्लोनिटिक हुआ। और जो इंटरमीडिएट कंडीशन होती है हैप्लोडिप्लोनिटिक, इसमें दोनों फेजेस इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम्स के लिए देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। ब्रायो और टेरिडोफाइट्स में कंडीशन होती है। तो डायग्राम से पहचानना आसान है कि लाइफ साइकिल पैटर्न्स
कैसे आप देख सकते हैं इन दीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो इंटरमीडिएट कंडीशन देखते हैं अब, जो ब्रायो और टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। डोमिनेंट फेज डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड इरेक्ट फेज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सो देख के ही आपको पता लगा कि किसमें डोमिनेंट अगर गैमेटोफाइट हो गया तो ब्रायोफाइट्स के अंदर आपको ये कंडीशन देखने मिलेगी यहाँ से। तो इसलिए मैंने इन सारी चीज़ों को मार्क नहीं किया है यहाँ पे, आप किसी एक को देख के पता लगा सकते हैं। थैलोइड कंडीशन भी ब्रायोफाइट्स में होगी, एल्गी के तुरंत बाद आते हैं, थैलोइड लाइक होते हैं, हमने पढ़ा था। तो इन सब में से कोई भी एक कैरेक्टर देख के आप पता लगा सकते हैं, सारे रटने की ज़रूरत नहीं है। विद शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। तो ये जरूर याद रखिए कि हमेशा टोटली डिपेंडेंट नहीं होता, इवन ब्रायोफाइट्स में भी स्पोरोफाइट ऑन द गैमेटोफाइट, इट माइट बी टोटली और पार्शली। मैंने पीछे भी आपसे बार बार ये डिस्कस की है ये फ्रेज कि पार्शली और होली डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट इवन इन द ब्रायोफाइट्स। एनकरेज और न्यूट्रिशन दोनों के लिए डिपेंडेंट होता है। एनकरेज होती है सपोर्ट जिससे जुड़ा होता है, क्योंकि ऊपर होता है इसमें स्पोरोफाइट प्लांट के नीचे गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है, तो डेफिनेटली एनकरेज यानी सपोर्ट तो मिलता ही है गैमेटोफाइट से। न्यूट्रिशन भी मिलता है क्योंकि फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है, खाना बना के देता है स्पोरोफाइट को। ब्रायोफाइट्स में ये मिलता है देखने को हमें। इसके अलावा जो दूसरा है स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, ये टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलेगा, सीधे मार्क कीजिए। विच अल्टरनेट्स विद इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग था, हमने देखा था वहाँ पे टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के पता लग सकते हैं कि यूनिक होंगी टेरिडोफाइट के लिए। वास्कुलर प्लांट होगा टेरिडोफाइट, और मल्टी सेलुलर होता है प्रोथैलस, जो कि गैमेटोफाइट का नाम दिया गया था इनसाइड टेरिडोफाइट्स। सैप्रोफिटिक या ऑटोट्रोफिक हो सकता है। तो ये टर्म सैप्रोफिटिक थ्योरी में आपको गिवन नहीं थी, ऑटोट्रोफिक जरूर गिवन था। हमने याद करा था कि प्रो से पी से फोटोसिंथेटिक होता है, प्रोथैलस यानी ऑटोट्रोफिक तो होगा, लेकिन ये सैप्रोफिटिक भी हो सकता है। तो ये एक यूनिक चीज़ यहाँ पे गिवन है। देखिए इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि अगर खुली सनलाइट अगर प्रोथैलस को मिलती रही तो वो ऑटोट्रोफिक यानी फोटोसिंथेसिस से काम चला लेगा। लेकिन हम जानते हैं कि मॉइस्ट और शेडेड लोकेलिटीज़ में ये भी पाया जाता है ये, तो जहाँ पे सनलाइट की कमी हो सकती है तो वहाँ पे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसका देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि सैप्रोफिटिक भी मिलता है इसमें। आप जानते हैं सैप्रोफिटिक होता है डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि शेडेड एरियाज में भी पाया जाता है तो ये एडेप्टेशन भी इसमें होगी सैप्रोफिटिक कंडीशन। हैप्लोडिप्लोटिक होता है ये और सारे टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। तो अगेन जो दूसरी बुक्स में गिवन था वो यहाँ पे भी है हैप्लोडिप्लोटिक। इसको ऐसे याद रखते हैं कि हैप्लो तो थोड़ी सी देर के लिए रहता है गैमेटोफिटिक जनरेशन टेरिडोफाइट्स में, डिप्लोटिक स्पोरोफिटिक बहुत ज़्यादा रहती है। तो हैप्लो थोड़ा इसलिए हैप्लो आधा आया और डिप्लोटिक पूरा आया टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि हैप्लो डिप्लोटिक किस में होगा। ऑप्शंस में अगर दोनों गिवन है ब्रायो और टेरिडोफाइट्स, तब आप टेरिडोफाइट्स के ऊपर जाएंगे। एंड ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल पाया जाता है और किसी ऑप्शन में टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स दोनों भी गिवन हो आपको, तो दोनों सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि अगर दोनों साथ में पूछा है तो इनको ब्रायो और टेरिडोफाइट को साथ में ऑप्शन गिवन होगा। हैप्लोडिप्लोटिक दोनों में होता है क्योंकि पीछे गिवन है ये भी, ब्रायो और टेरिडोफाइट दोनों में हैप्लोडिप्लोटिक होता है। और अगर दोनों की अगर टक्कर देखने को मिल जाए आपको ऑप्शंस में, तो आपको हैप्लोडिप्लोटिक के लिए टेरिडोफाइट्स को मारना है। मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हैप्लोडिप्लोटिक टेरिडोफाइट्स का होता है। इंटरेस्टिंगली मोस्ट ऑफ द एल्गल जेनेरा आर हैप्लोटिक।
क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक होती है एल्गी की, सो दैट्स व्हाई हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल उसमें है। सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो फ्यूकस डिप्लोन्टिक होता है, ये कैसे याद करना है ये मैं भूल गया आपको बताना। यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखी हुई है। फ्यूकस डिप्लोन्टिक होता है, इसे आपको इस वर्ड से याद कर सकते हैं कि बैंक में आपका फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ना, तो फिक्स से फ्यूकस और डिपॉजिट से डिप्लोन्टिक, तो ऐसे याद रखें हैं कि फ्यूकस डिप्लोन्टिक होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे एग्जांपल गिवन है एक्टोकार्पस और कैल्प्स, ये दोनों एक साथ एग्जांपल्स आते हैं कहाँ पे, ब्राउन एल्गी के अंदर। तो क्योंकि ये साथ साथ एग्जांपल आते हैं तो इससे आपको ये याद रह जाएगा कि ये दोनों में एक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, हैप्लोडिप्लोन्टिक। और मोसेस में याद रख करिए, आपको एक एग्जाम्पल मिला था पॉलीट्राइकम, तो मोसेस का एग्जाम्पल होता है पॉलीट्राइकम, और मोसेस होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो पॉलीट्राइकम से पॉलीसिफोनिया आपको याद करना है, इसमें भी होता है हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो ये ऐसे आपने याद करा ये हैप्लोडिप्लोन्टिक के एग्जाम्पल्स को। तो ये थी थ्योरी ऑफ द चैप्टर प्लांट किंगडम। इसकी समरी को अगर देखा जाए तो मैंने पूरी पढ़ ली है ये, पहले वर्ड से लेकर आखिरी तक। मुझे कोई ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिला इसमें जो कि हमने ऑलरेडी थ्योरी में कवर ना कर लिया हो। तो यू कैन प्राउडली स्किप दिस थ्योरी, इसमें कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला है। एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लेते हैं हम इस चैप्टर के। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, तो 2 मिनट का काम है इन सब क्वेश्चंस को करना। फर्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया क्लासिफाइड अंडर, तो मोनेरा में आते हैं साइनोबैक्टीरिया। और ये क्वेश्चन यहाँ बेसिकली होना ही नहीं चाहिए कायदे से, तो क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में गिवन है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होना था, लेकिन इट्स ऑल राइट, एनसीईआरटी कुछ भी कर सकती है आपके साथ। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, इसको एनआइसोगैमी बोला जाता है। और इसका एग्जांपल भी हमने याद किया था, डिसिमिलर से यूडोरिना। होल्ड फास्ट, स्टिप और फ्रोन, ये तीनों हमें फायोफाइसी ब्राउन एल्गी के अंदर देखने को मिलती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बताएं, आपको बताना है कौन सा प्लांट ग्रुप है। इट शोज राइजोइड्स एंड नीड्स वाटर टू कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल, तो दो प्लांट्स ग्रुप आपको इस स्टेटमेंट से पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ सकते हैं, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। इनकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि इनको वाटर वगैरह चाहिए नहीं होता। ब्रायो और टेरिडो में ये दोनों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर आपको ये कंडीशंस देखने को मिलती है, वाटर की रिक्वायरमेंट। तो इनमें से कैसे एलिमिनेट करा जाए, तो हमने लर्न करा था टेरिडो यानी ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स, यानी ट्रू रूट्स होते हैं टेरिडोफाइट्स में, यहाँ पे राइजोइड्स बोला गया है। राइजोइड्स रूट्स का काम करती हैं ब्रायोफाइट्स, तो इसका आंसर होगा डी, ब्रायोफाइट। प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है, और ये गैमेटोफाइट जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो फ्री लिविंग होती है और टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, ऑफ कोर्स। चलिए तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर देते हैं इसमें। इट इज़ अ स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट्स फॉर्म्ड बिफोर द थैलस डेवलप्स, तो थैलस वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है टेरिडोफाइट्स में। ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम्स ये बॉडी अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, तो ये तो गलत हो गया। स्पोरोफिटिक, ये स्पोरोफिटिक नहीं, गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं है। गैमेटोफिटिक जनरेशन ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, उससे जाइगोट बनता है और फिर जाके उसे स्पोरोफाइट बन जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोरोफाइट बनता है, नॉट गैमेटोफाइट, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लांट ग्रुप्स विच आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, तो ये तो फ्रेज आपको रट जाना चाहिए, दीज आर जिम्नोस्पर्म्स। एक्सट्रीम कंडीशन सुनते ही जिम्नोस्पर्म्स आपके दिमाग में आना चाहिए। ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीट 2021 कोड N1 में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 एग्जैक्टली रिपीट हुआ, ये कॉपी पेस्ट यही क्वेश्चन है,
एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म्स में मिलके बना होता है 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियाई से। आई थिंक ये कंडीशंस वहाँ पे मेंशन नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको डिटेल में मिलेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एम्ब्रियो सैक की जब डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्चुअली सेल्स का काउंट तो यहाँ से भी किया जा सकता है, थ्योरी से भी। 3 सेल्स होती हैं एंटीपोडल साइड्स, और एक एग अपरटस होता है उसमें 3 होती है, 3 और 3 6, और एक बीच में होती है पोलर न्यूक्लियाई की सेल। तो 7 सेल्स होगी और पोलर न्यूक्लियाई के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, तो 8 न्यूक्लियाई हो गए। तो ऐसे काउंट करके भी थ्योरी से आप पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, डिप्लॉयड नंबर एक्स प्लांट का 36 है, 21 इज इक्वल टू 36 आपको क्वेश्चन में गिवन है। और क्रोमोसोम नंबर पूछे हैं इन एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है आप जानते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 36, यहाँ से n आ गया 18 और 3n फिर यहाँ से हो गया 18, 54, तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोटोनेमा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर एंड इज फाउंड इन मोसेस, मोसेस आर आल्सो पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स, तो ए इज द आंसर। 2 में डिप्लॉइड दी हुई है, ऐसे ही गए हैं तो, और हैप्लॉइड टेरिडोफाइट्स में गिवन है, नहीं ऐसा नहीं है, ये ब्रायोफाइट्स में पाई जाती है। टेरिडोफाइट में एक्चुअली प्रोथैलस होता है, नॉट प्रोटोनेमा। द लास्ट क्वेश्चन, जायंट रेडवुड ट्री सेक्वा एक जिम्नोस्पर्म होता है, तो ये तो मैंने रटवाया था आपको। सबसे बड़ा प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म्स का रेडवुड ट्री सेक्वा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर प्लांट किंगडम। नेक्स्ट अप आई एम टेकिंग द चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर ओनली एनिमल किंगडम। इस यूनिट्स को ख़त्म कर देते हैं जल्दी से, जो कि पहली यूनिट है बायोलॉजी की, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये ख़त्म हो जाएगी इस चैप्टर के एंड इस 4th चैप्टर एनिमल किंगडम के एंड होने के साथ ही। इसके बाद वी विल मूव टू केमिस्ट्री, वहाँ पे फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़।